नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेकर आते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट के बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोना चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की रणनीति तैयारी करवाएंगे। शानदार ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ दीपेन शाह हैं स्टेवैन.com के, और रविंद्र राव हैं वीपी हेड कमोडिटीज़ हैं रिसर्च के कोटक सिक्योरिटीज। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। और साथ ही आज हमारे साथ राहुल चौहान भी हैं, डायरेक्टर हैं आईग्रेन से, जिन पर राइस एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, राइस मार्केट को लेकर क्या स्थिति है। सबसे पहले राहुल जी आपसे ही बात कर लेते हैं। चावल एक्सपोर्ट को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है कि चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। क्या स्थिति है ग्राउंड पर? क्या उत्पादन कितना कम रहने का अनुमान है? आप लोगों का असेसमेंट क्या है? आपके मार्केट इंटेलिजेंस क्या बता रहे हैं? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। ताज़ा बिजाई आप लोगों के अनुसार अब तक धान की जो बिजाई है 367.55 लाख हेक्टेयर में पहुंची है, जो लास्ट ईयर इसी समय के दौरान 390 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। यानी जो बिजाई है इस साल 8.63 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर से कम है। जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जैसे कि यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में एरिया काफ़ी घटा है। यूपी में बारिश अभी तक 44% लास्ट ईयर से कमज़ोर है, और जो कुल सोइंग हुई है बिजाई वो 57.62 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से 2.63 लाख हेक्टेयर घटी है। पश्चिम बंगाल में बिजाई पिछले साल से 4.62 लाख हेक्टेयर घटकर करीब 37 लाख हेक्टेयर में पहुंची है, और जो बारिश है 18% कमज़ोर है इस बार। और बिहार में बारिश जो औसत से 41% कमज़ोर है, और लास्ट ईयर से जो बिजाई है 2.4 लाख हेक्टेयर कम है। सबसे अधिक जो गिरावट देखी गई है वो झारखंड में हुई है बिजाई में, और झारखंड में जो बिजाई है लास्ट ईयर से 10.5 लाख हेक्टेयर घटकर 6.95 लाख हेक्टेयर में सिमटी है, और इस राज्य में 26% मानसून कमज़ोर है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो लास्ट ईयर 414 लाख हेक्टेयर के एरिया में से 716 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। अगर मैं एक मोटे तौर पर पिछले ईयर की उत्पादकता को गुणा करूं तो इस साल उत्पादन 992 लाख टन में सिमट सकता है। सर, इसके अलावा जो बुआई सबसे ज़्यादा कम किन राज्यों में दिख रही है, और क्या यील्ड भी इस साल प्रभावित होंगी? क्योंकि यील्ड को लेकर भी चिंता है, क्योंकि मॉनसून या तो जहां पे हुई है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, या तो बहुत इलाके ऐसे हैं जो मुख्य रूप से चावल के एरिया जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम है। यूपी में तो देश में सबसे कम बारिश हुई है। तो क्या इस बार यील्ड भी काफ़ी कम रहने वाली है? देखिए, झारखंड में जो बताया था जैसे कि बिजाई लास्ट ईयर से 10.5 लाख हेक्टेयर घटी है, और डेफिसिट है 26% का। तो जाहिर सी बात है इस साल जो है उत्पादकता में पर असर पड़ सकता है। बारिश नहीं हुई, बिना बारिश के धान की फसल का जो विकास है वो होना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंचाई के पानी से वो उत्पादकता नहीं आती जो बारिश से आती है। तो कुल उत्पादकता में इस साल कमी आ सकती है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या बुआई के लिए अब वक्त बचा है? क्या अब नहीं बुआई हो सकता है खरीफ सीजन के लिए? देखिए सर, बिजाई की अवधि तो समाप्त हो चुकी है। अगर मान लो बिजाई भी होती है थोड़ा बहुत 1-2%, तो जो आगामी सीजन जो पिछैती जो बिजाई होगी वो आगे चलकर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है फसल को। ओके, यानी अब जो बुआई भी होगी उस तरह के यील्ड की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं, कि बुआई का जो मुख्य सीजन होता है वो खत्म हो चुका है, और अब मॉनसून में भी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। 30 सितंबर तक मॉनसून का सीजन होता है, अगस्त समाप्ति की ओर है, 1 महीने सिर्फ अब मॉनसून सीजन के भी बचे हुए हैं। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला और राइस मार्केट के बारे में स्थिति बताई कि क्या है ग्राउंड पर स्थिति, और क्यों उत्पादन घटने की चिंता है, किन राज्यों में दिक्कतें हैं और वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन एग्री मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र जी और दीपेन शाह दोनों बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपसे पहला सवाल मेरा होगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अब बाजार डेफिनेटली जो फेड की जो कमेंट्री है इसके आधार पर अगले हफ्ते चलने वाला है। आप क्या सलाह देंगे बुलियन ट्रेडर्स को, अगले हफ्ते किस तरह से रणनीति बनाएं, और क्या किस तरह के लेवल्स अगले हफ्ते दिखेंगे गोल्ड और सिल्वर में? गुड इवनिंग और नमस्कार विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक आई वुड से कि एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और
देखिए फेड के साइड से तो हॉकिश कमेंट्स आ ही रहे हैं और दूसरे साइड में जो इंडिकेटर्स है, डेटा डेटा पॉइंटर, डेटा प्रिंट जो है यूएस से, वो उतने इनकरेजिंग नहीं है। जीडीपी के आंकड़े भी हमने देखे थे, इट वाज ओवरऑल इट वाज नॉट दैट ग्रेट। और बाकी सारे डेटास भी इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो सवाल यही है कि जो सितंबर का मीटिंग है फेड का, उसमें फेड 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा या फिर 75 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा। फेड मिनट्स के बाद तो यही अटकलें लगाई जा रही है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट हो। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहने का चांस है। इनफैक्ट सारे कमोडिटीज़ के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले। और अगर टेक्निकल प्राइस एक्शन देखें तो सिल्वर में एक बहुत अच्छा हार्मोनिक पैटर्न बना है और पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर फिर से एक बार 58-59,000 के लेवल्स तक टेस्ट करे। इनफैक्ट 60,000 तक भी जा सकता है। और हमने सिल्वर में देखा भी है कि काफ़ी बार प्राइजेस 55,000 54,000 के बीच में आके रिवर्स हुआ है और इस बार फिर से हमने वो रिवर्सल देखा है और हो सकता है कि फिर से एक बार अपसाइड मोमेंटम आया सिल्वर में। गोल्ड में अभी आई वुड से कि 1730 1720 एक क्रूशल लेवल है इंटरनेशनल स्पॉट में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 51,000 50,000 950 का जो लो लगाया था, आई थिंक दैट इज द सपोर्ट नाउ। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अगले हफ्ते में अगर डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। अगर गोल्ड की बात करें तो 50,350 50,250 का एक बाइंग जोन होगा और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड 55,800 से 55,500 तक का बाइंग जोन होगा इन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे मैंने बताया सिल्वर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से एक बार 58 से लेके 60,000 के बीच में जा सकता है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें लगता है कि अगर 1765 1770 के ऊपर सस्टेन कर गया तो इस बार $1830 तक आएगा गोल्ड। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 50 to 600 काफ़ी टाइम से निकाला नहीं है। अगर वो निकल जाता है तो फिर 53,000 का भाव दिख सकता है। ओके, आपका बुलियन मार्केट पे दीपेन क्या व्यू है? क्या लग रहा है अगले हफ्ते में किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर की दिखेगी? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। डिटो व्यू है हमारा रविंद्र सर के जैसे कि एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा अच्छा पुल बैक आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरे 6 महीने 7 महीने का रिकॉर्ड रहा है कि सिल्वर इन लेवल्स के आसपास से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है। गोल्ड ने भी 50,000 के आसपास से काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन और सपोर्ट लिया है। तो हमारा मानना ऐसा है कि डिप्स आते हैं तो वहाँ पे आप बाई करके चलिए, तो अगले हफ्ते आपको अच्छा एक पुल बैक मूव मिल सकता है, जिसमें 58,500 टू 59,000 सिल्वर में आ सकते हैं और 53,000 के आसपास गोल्ड के प्राइस आपको देखेंगे। ओके, दीपेन आपकी टॉपिक क्या होगी अगले हफ्ते के लिए? कोई एक टॉपिक जो पोजिशनल व्यू के हिसाब से आपको लगता है कि अगले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? काफ़ी समय से चला नहीं है। अगर 185 186 का ब्रेकआउट मिलता है तो वो और अच्छी तेजी दिखा सकता है और फिर एक नए अपमूव की शुरुआत हो सकती है। और थोड़ा अंडर वैल्यूड भी लग रहा है इन कंपैरिजन विद अदर बेस मेटल्स। तो 180 181 के आसपास लेड आप डेफिनेटली बाय करके सकते हैं। ओके, यानी दीपेन जी की जो टॉपिक है अगले हफ्ते के लिए लेड है, उनको लग रहा है कि काफ़ी समय से चला नहीं है, तो लेड में हो सकता है कि ट्रैक्शन कुछ दिखे। 180 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया 177 रुपये 30 पैसे का और टारगेट इन्होंने दिया है 186 रुपये के आसपास का। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक अगर कोई चुनना हो कमोडिटी मार्केट में पोजिशनल नज़रिए से अगले हफ्ते के लिए, तो आप किस में दाव लगाएंगे? जी हमारे हिसाब से 3 कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है। एक तो मैंने सिल्वर का बता दिया। सिल्वर में अगर मैं टेक्निकल फैक्टर्स देखूं तो हार्मोनिक पैटर्न नॉर्मली उसका जो स्ट्राइक जो हिट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा होता है और पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर में हम एक गाटली पैटर्न देख रहे हैं। इनफैक्ट जो पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है, लेकिन बेरिश पैटर्न ये बनेगा जब भी अपर लेवल्स पे सिल्वर अराउंड 21 हाफ डॉलर के आसपास जाएगा और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 60,000 के आसपास। तो आई थिंक एक अपसाइड रैली पॉसिबल है इसमें बिफोर वी अगेन सी अ करेक्टिव मूव। सिल्वर एक अच्छा लग रहा है तो 55,800 55,600 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। टारगेट हमें लग रहा है 57,800 से 58,000, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 59,000 तक। क्रूड में आई थिंक एक अच्छी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, क्योंकि क्रूड में भी लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है और हायर लोज बना रहा है ये। तो हमें लगता है कि एमसीएक्स के प्राइसेस 7,800 के करीब जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 7,090 होल्ड्स ऑन द डाउन साइड।
और जो तीसरा कमोडिटी है वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर काफ़ी टाइम से एक दायरे में फंसा हुआ था और अभी लग रहा है कि एक बार ये 680 682 के ऊपर सस्टेन करेगा और पॉसिबिलिटी है कि 692 तक का इनिशियल लेवल आए, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 710 तक के लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक कॉपर को 674 675 के आसपास बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 665 और टारगेट ले सकते हैं 692 इनिशियल, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं 710 तक। ओके, यानी 3 कॉल रविंद्र जी की तरफ से हैं। सिल्वर है जिसका टारगेट है 57,800, यहाँ पर 54,400 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। क्रूड खरीदारी की सलाह है 7,800 के टारगेट के लिए, 7,350 पे खरीदना है, 7,090 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। कॉपर 674 पे खरीदना है, 692 पहला टारगेट है। फिर आगे आप 700 710 के टारगेट के लिए भी आगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। फिलहाल आपको 665 रुपए का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगले हफ्ते के लिए तीनों कॉल है। दीपेंद्र शाह जी की तरफ से आए थे, लेड खरीदने की सलाह है। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में अगले हफ्ते क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। दीपेंद्र जी क्या सलाह देंगे? रविंद्र जी की तो कॉल आ गई है, कॉपर में बाइंग की सलाह दे रहे हैं, आप क्या सलाह दे रहे हैं कॉपर में? देखिए कॉपर और बेस मेटल्स, सभी बेस मेटल्स में एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए 695 98 के टारगेट के लिए कॉपर में बाय करके चल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज पहले कॉपर की तुलना में 6 टाइम्स द लॉट साइज है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। ओके, अगले दर्शक है महेश, है हैदराबाद से। गोल्ड में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। रविंद्र जी गोल्ड में इनको क्या करना चाहिए अगले हफ्ते, इनके लिए क्या राय है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा विश्व मोहन जी कि मेरा जो कॉपर और सिल्वर का कॉल था वो सिल्वर का कॉल दिसंबर का था और कॉपर का जो कॉल था वो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का था, क्योंकि अभी जो नियर मंथ है वो अभी भी एक्टिव है, तो दर्शक कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आई थिंक जैसे मैंने बताया कि लोअर लेवल्स पे पॉसिबिलिटी है कि एक अपमूव आए, क्योंकि प्राइसेस अभी सपोर्ट ले रहे हैं 1740 1730 का एक सपोर्ट जोन है स्पॉट में। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक जो अभी रिसेंटली लो लगाया था 50,970 का, उसके आसपास सपोर्ट बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो बाई करना चाहिए। 50,970 950 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से 52,000 के ऊपर चला जाए। 50 to 600 अभी भी इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 53,000 से लेके 53,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है। ओके, अगले दर्शक है रमेश पटेल, है चांदी में आज क्या करना चाहिए? दीपेंद्र जी क्या लग रहा है, चांदी में अगले हफ्ते क्या करना चाहिए? बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। थोड़ी गिरावट आ सकती है, अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1500 2000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, तो तभी प्राइसेस 58,000 के आसपास थे, तो अभी प्राइसेस जो गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 56,500 56,600 के आसपास जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स है वहाँ पे मिलते हैं, तो आप बाई करके चल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। अगले दर्शक है विक्रम, है दिल्ली से। कैस्टर और कॉटन केक का 1 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं। दीपेंद्र जी क्या नजरिया है कॉटन केक और कैस्टर में? देखिए दोनों में ही पॉजिटिव नजरिया है। अगर आप देखेंगे तो कैस्टर काफी समय बाद, इनफैक्ट काफी सालों बाद 6,500 के ऊपर चलने में सक्षम रहा है। 7,000 के ऊपर अभी डिसाइसिवली चल रहा है, 7,200 के आसपास काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब तक 7,000 ब्रेक नहीं करता तब तक आप तेजी कर सकते हैं कैस्टर में, एंड इनफैक्ट आप नए लेवल्स 7,600 800 के लेवल्स भी देख सकते हैं कैस्टर में, क्योंकि एक बार कैस्टर की स्पीड आती है तो उसके बाद वो रुकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कॉटन ऑयल सीड केक थोड़ा ही डाइसी है, ज्यादा कोई रेंज में ही दिख रहा है, 2,850 के आसपास अटक जाना चाहिए हमारा मानना है। तो आप कॉटन ऑयल सीड को ट्रेडिंग के लिए पसंद कर सकते हैं और कैस्टर को 1 से 1.5 हफ्ते के या 2 हफ्ते के नजरिए से बाई कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है सुरजीत, हैं दिल्ली से। 5 लॉट जिंक इन्होंने खरीद रखा है 311 के भाव पर। अब जानना चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते जिंक में क्या हो सकता है। रविंद्र जी जिंक में क्या लग रहा है? इनके पास 5 लॉट है 311 पे। आई थिंक इनका नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट तो भी एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं
नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें तो आई थिंक अभी अराउंड 321 के आसपास चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार 315 से 316 तक के लेवल्स आ सकते हैं, जो कि एक बाइंग जोन होगा। मेरे हिसाब से इसमें जो ब्रेकआउट है वो अराउंड 320 24 25 का है, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से एक बार 340 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो इसमें आई वुड से कि इनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 311 के आसपास होना चाहिए। 311 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है इसमें अगेन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 298 295 तक आ सकता है। तो आई थिंक दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। तो उनका अगर नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए और 311 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अपसाइड 328 और उसके ऊपर जाता तो 340 तक आ सकता है। ओके, अगले दर्शक है अमित है मंदसौर से, जानना चाह रहे कि करेंट मंथ का जो चांदी का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी एक्सपायरी कहाँ पर देख रहे हैं। दीपेन जी, कहाँ तक एक्सपायरी लग रही है चांदी में? देखिए, हम जनरली लॉटरी में बिलीव नहीं करते, सो आज शायद आखिरी दिन है मिनी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का, तो आप शाम को थोड़ा बहुत कोई पॉपअप देख सकते हैं प्राइजेस में, लेकिन ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता कि एक्सपायरी कहाँ हो रही है, बिकॉज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली नए कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो चुका है और लिक्विडिटी वहाँ पे है। तो आप 56,500 के आसपास नया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहाँ पे खरीदने की कोशिश करें, तो वहाँ को आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में बाई बिड स्प्रेड भी नहीं रहेगा, लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी, तो वो जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो भी एफिशिएंट नहीं होगी। तो इट इज बेटर कि आप कोई जो लिक्विड कमोडिटी है उस पर ध्यान दें रादर देन स्पेकुलेटिंग के कहाँ एक्सपायरी होगी। ओके, अगला सवाल भी चांदी पर ही है। रमेश हैं दिल्ली से, चांदी में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, हालांकि आपने कॉल पहले भी दे दी है और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाइंग की सलाह दी है, एक बार फिर से रमेश जी के लिए बता दीजिए क्या करें अगले हफ्ते। जी, मेरे हिसाब से जो 54,400 का जो सपोर्ट है, आई थिंक वो सपोर्ट बहुत क्रूशल रहेगा सिल्वर में। और अगर सिल्वर में 500 से 800 रुपए का करेक्टिव मूव आता है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि फेड के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, और हमने देखा है कि सिल्वर काफ़ी आई वुड से हाई बीटा कमोडिटी है, तो 500-800 रुपए करेक्शन तो मामूली सी बात है। तो अगर कोई करेक्टिव मूव आता है तो आई थिंक बाई करके चलना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। और अपसाइड मुझे लगता है कि 57,800 से 58,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट एक्सटेंड टुवर्ड्स 59,500 60,000। अगले दर्शक हमारे साथ रविंद्र हैं, क्रूड है इनके पास, ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया है, 7,700 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने ली है 326 रुपए पर। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। दीपेन जी, क्या सलाह देंगे? 7,700 स्ट्राइक की कॉल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी सराहना करूंगा कि इन्होंने क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में काम स्टार्ट किया है। आई थिंक सभी रिटेल दर्शकों ने थोड़ी ऑप्शंस की जानकारी और सीख के ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही बेटर तरीका है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए। जैसा रविंद्र सर ने भी बताया कि क्रूड ऑयल में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप हुआ है और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 100-150 पॉइंट की और तेजी या $2 की तेजी आपको और इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने मिल सकती है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आज के लोग के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, और जहाँ पे भी 100-150 रुपये ऊपर आपको प्राइजेस जाते हैं जो इफेक्टिवली आपके प्रीमियम में 60-80 पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चलें। ओके, अगले दर्शक है गुरमुख हुकवाली हैं ग्वालियर से, सरसों 7,000 रुपए तक कब तक हो जाएगा? दीपेन जी, कब तक लग रहा है? मस्टर्ड को आप ट्रैक कर रहे हैं? मस्टर्ड को ट्रैक तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन अभी इन एनसीडीएक्स में लिस्टेड नहीं है, तो आप सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए आप बता सकते हैं। लेकिन काफी समय से कंसल्टेशन के रेंज में रहा है, और काफी मस्टर्ड के साथ हम काफी ऑयल सीड्स में थोड़ी तेजी आ सकती है ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो आप डेफिनेटली फिंगर क्रॉस रखिए कि थोड़े टारगेट्स इस साल के आखिर में एक बार आ सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड पर जानना चाह रहे कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे अनुज जी को? वेल, गोल्ड में आई थिंक जब तक कि 50,950 होल्ड है, डिप्स में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि 50,950 अगर निकल जाता है तो फिर हम और थोड़ा सा करेक्शन डीपन होते हुए देख सकते हैं। तो फेड के स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा वॉच कीजिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स के बाद थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव्स हम देखते हैं गोल्ड में। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो आई थिंक 51,200 51,250 एक बाइंग जोन होगा, 50,950 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है जमील भाटी है राजस्थान से,
क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए, खरीदें या बेचें। रविंद्र जी, क्या सलाह है क्रूड और नेचुरल गैस में आपकी? वेल, क्रूड में तो हमें लगता है कि बाइंग कंटिन्यू रहना चाहिए। 7090 का एक सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड है तब तक पॉसिबिलिटी है कि एक बार 7800 तक आ सकता है। रीजन बीइंग थोड़े से मिक्स फैक्टर्स है। ईरान से जो ऑयल निकलने की जो बात है, आई थिंक वो अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन है और उनको 2018 का पीक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई भी डील होता है तो सऊदी माइट गो फॉर अ कट इन प्रोडक्शन, तो वो पॉजिटिव हो सकता है क्रूड के लिए। प्लस अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से क्रूड में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस आई वुड से कि थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट तो आया है कप एंड हैंडल का, लेकिन अपर लेवल्स पे एक बेरिश एनगल्फिंग बना है। तो मेरे हिसाब से 725 और अपसाइड में 775, ये दो बहुत क्रूशियल लेवल्स है। 775 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो कप एंड हैंडल का कंफर्मेशन आ जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा खासा अप मूव दे दे। इट माइट एक्सटेंड टिल 920 950। और सिमिलरली अगर 725 के नीचे क्लोजिंग आता है तो बेरिश एनगल्फिंग का कंफर्मेशन आ जाएगा एंड इट माइट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 680 670 लेवल्स। तो आई थिंक ये रेंज ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जो साइड में ब्रेकआउट आता है वो साइड में पोजीशन लेके कर सकते हैं काम। ओके, क्रूड और नेचुरल गैस पर आपका अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू है, दीपेन जी? देखिए, नेचुरल गैस काफी समय बाद 730 750 के रेंजेस के आसपास पहुंचा है। अच्छा ब्रेकआउट भी दे रहा है, थोड़ा फंस रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि अगर ये 780 को क्रॉस कर लेगा तो आप 820 830 के आसपास के प्राइसेस भी देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में तो हम 900 950 के लेवल्स भी आते हुए देख रहे हैं। इट इज़ वेरी फार फेच्ड और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइसेस दिख रहे हैं, लेकिन चार्ट ये बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, काफी सावधानी से ट्रेड करना चाहिए बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास के प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कमोडिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप ऑप्शंस के जरिए डेफिनेटली ट्रेड करें, लेकिन तेजी का माहौल ही लग रहा है प्राइसेस। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। 4 से 6 महीने के लिए ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं और फिजिकल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ का दायरा भी जानना चाह रहे हैं। 4 से 6 महीने के लिए ग्वार का आपका आउटलुक क्या है रविंद्र जी? वेल, आई थिंक गुआर में भी एक सपोर्ट बन रहा है। प्राइसेस 252 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, जो कि 4450 का लेवल है। तो उसके आसपास प्राइस एक बार आके वहां से रिबाउंड हुआ है। आई थिंक ये वीक का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये वीक का क्लोजिंग इसके आसपास ही होता है तो हम गुआर में एक रिबाउंड देख सकते हैं। Now that rebound can be towards say 4950 से लेके 5500 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक अगर मंथली पर्सपेक्टिव 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव देखे तो एक रिबाउंड पॉसिबल है एंड दैट रिबाउंड माइट गो अप टिल 5500 5600। सो 4450 का बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इसमें। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो हम और थोड़ा सा डीपन होते हुए देख सकते हैं प्राइजेस को। अदरवाइज मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और हमें लग रहा है कि एक 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से एक बाउंस बैक हम इसमें देख सकते हैं टुवर्ड्स 5500 से 5600। ओके, अगले दर्शक अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। दीपेन जी, आपके पास कोई रणनीति है क्या स्ट्रेटजी ऑप्शंस में एनजी के लिए? जी डेफिनेटली है। तेजी करके चल सकते हैं, कॉल बाय करके चल सकते हैं। थोड़ी लिक्विडिटी की कमी है क्योंकि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा बिल्डर स्प्रेड मिलेगा आपको, तो थोड़ा वो ध्यान दीजिए। लेकिन करंट मार्केट प्राइस 750 का कॉल बाय करके चल सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट्स। और ऊपर में अगर ब्रेकआउट आ जाता है जैसे मैंने बताया, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे 30 पॉइंट्स आपका लॉस होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छी अप मूव मिल सकती है और ऑप्शंस में आपके प्रीमियम शायद डबल भी हो सकते हैं। तो विद द डिस्क्लेमर कि आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के ऑप्शंस में कॉल बाय करके चल सकते हैं नेचुरल गैस के 750 स्ट्राइक। ओके, रविंद्र जी, आपको भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहिए नेचुरल गैस में? वेल, आई थिंक देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं इसमें जो रेंज ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही मैं एक ट्रेड लूंगा। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम तो थोड़ा सा बुलिश है, बट मैं नॉर्मली 100% कन्विक्शन में बिलीव करता हूं। और अगर मुझे जब तक कि कंफर्मेशन नहीं आता है ऑन द प्राइस एक्शन,
ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो आई थिंक आई वुड गो लॉन्ग ओनली इफ इट सस्टेन्स अबाउट 775। तो 775 के ऊपर अगर जाता है तो फिर आप 760 770 का कॉल ले सकते हैं। और ऊपर में आई थिंक टारगेट बहुत अच्छा है इसका, 950 तक जा सकता है। सिमिलरली आई थिंक 725 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो मेरे हिसाब से पुट बाय करके चलना चाहिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 670 680 तक आ सकता है। सो आई थिंक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और एक बार रेंज ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर बाइंग करने में आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ओके, अगले दर्शक है रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। चांदी में क्या करना चाहिए? दीपेन जी, चांदी में क्या करें? रमेश जी को क्या सलाह देंगे? तेजी करके चल सकते हैं। अगर ट्रेडर है तो नए कॉन्ट्रैक्ट में आप 56,500 के आसपास बाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली तेजी करके चल सकते हैं। हर 1500-2000 पॉइंट में आप डिप्स में बाई करके चलते हैं। ओके, पवन जी के लिए आपकी सलाह क्या होगी? पवन जो 4 से 6 महीने के लिए ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन जी, आप क्या सलाह देंगे ग्वार में उनको? देखिए, गुआर गम और सीड दोनों ही काफी समय से एक रेंज में रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज हमने 250 पॉइंट की अपमूव देखी है, जो 3 दिन में नीचे जा रहे थे प्राइजेस। तो बेसिकली आप देखेंगे जो मंडे को प्राइजेस थे वही आज फ्राइडे को भी प्राइजेस है। तो हमारा मानना ऐसा है कि एक बार 5000 को क्रॉस करने दीजिए। अगर 5000 को गुआर सीड क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, और वहां से फिर आपको एक नए तेजी का माहौल में हम एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए, यही सबसे बड़ी रणनीति है। ओके, तो वेट एंड वॉच की रणनीति आप अपना सकते हैं। चलिए, शो को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका और दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी अगले हफ्ते को खास बना दिया। तो चलिए, हम यही समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।